Hey everyone, I hope you all are doing good. And I think by now most of you must have heard the news regarding the Hindenburg 2.0 report, which is also OCCRP report. एक रिपोर्ट आई है। हिंडनबर्ग जब आया था बजट के टाइम पे, उसके बाद जिस तरीके से अडानी के शेयर धड़ाम हुए, उससे पहले कई बार कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसे कई बार लाइटली लिया गया। उसके बाद ये हुआ तो लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा, पर हुआ क्या ये हम सब जानते हैं। इसके बाद एक और अभी परसों रिपोर्ट आई है, OCCRP रिपोर्ट, और दोनों ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरस फंड से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि OCCRP रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसे फंड करती है वो है रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन एंड दिस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन विच इज़ हेल्म्ड बाय जॉर्ज सोरस। ओके, खैर बस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के लिए बताने के लिए मैंने इनका बैकग्राउंड बता दिया। इसके अलावा OCCRP क्या है, तो ये क्लेम करते हैं कि ये 6 कॉन्टिनेंट्स से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को इकट्ठा लाकर एक किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थैंक गॉड इन्होंने एंटार्क्टिका के पेंगुइन्स इंक्लूड नहीं किए, वरना 7 हो जाते। बट हाँ, 6 कंट्रीज़ को साथ मिला के इस तरह का काम करते हैं, और इनका ब्रॉड एम यही है कि ये रिसर्च करना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब इनके हिसाब से जब इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की तो उसके बाद हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया कि द लूप इज़ क्लोज्ड। जिस लूप को उन्होंने जनवरी के महीने में शुरू किया था कि अडानी ग्रुप में जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 75% से ज़्यादा है। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, सेबी की रूलिंग के हिसाब से अगर आप अपनी कोई चीज़ शेयर मार्केट में लेके आते हो तो 4 से 5 साल के अंतराल में, 4 से 5 साल के टाइम में आपको अपनी होल्डिंग को, प्रोमोटर होल्डिंग को, या जो मालिक है जो इसको लेके आया शेयर मार्केट में, उसे 75% से नीचे करना पड़ेगा, जिससे कि 25% उसका जो स्टेक है वो बाकी लोगों के पास भी रहे। ठीक है, लेकिन हिंडनबर्ग ने कहा कि ये जो सेबी का रूल है ये बहुत ग्रेव तरीके से वायलेट किया गया अडानी के केस में, बिकॉज मॉरिशस में जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली ही जो 25% का स्टेक बचा है वो इसी में से काफ़ी बड़ा स्टेक खुद खरीदते हैं, खुद बेचते हैं। तो इवेंचुअली बहुत मोटा चंक जो है वो डायरेक्टली अडानी के पास है, और इनडायरेक्टली मॉरिशस के थ्रू भी अडानी के पास है। तो जो फ्लोटिंग शेयर है 5 से 7% मार्केट में कुछ है ही नहीं, और लोग उसके लिए अगर पगलाए जा रहे हैं तो इसीलिए उसका प्राइस जो है इस तरीके से स्काई रॉकेट कर रहा है। ठीक, तो ये उनका एलिगेशन था। स्पेसिफिक नाम उन्होंने नहीं लिए थे कि कौन है ये लोग जो इस मॉरिशस बेस्ड फंड को मैनेज कर रहे हैं। विनोद अडानी का नाम, जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, उनका नाम कई बार आया था, लेकिन 8 महीने बाद ये जो OCCRP की रिपोर्ट है ये 2 नाम लेती है। एक नाम है चैंग चुंग लिंग, जो ताइवान से हैं, चाइना से नहीं है। दूसरा है नासिर अली शबन अहिल। ओके, सो ये 2 नाम हैं जो मॉरिशस का ये जो फंड है स्पेसिफिकली, जहाँ पे अडानी के शेयर्स को इंडायरेक्टली खरीदते हैं। और एक स्पेसिफिक नंबर भी बताया गया है कि 13%, जो 25% बाकी लोगों के पास होना चाहिए, उसमें से भी 13% इन लोगों के पास था। तो 75 + 13 ऑलमोस्ट 85 to 90% के बीच का जो पोर्शन है वो अडानीज़ के पास ही है, और जो मार्केट में है वो 5 से 10% ही है। और इसी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है, और जब शूट करता है तो उसी चीज़ को दिखा के ये कहा जाता है कि अडानी ने जो भी लोन्स लिए हैं, इतने ज़्यादा लोन जो ले रखे हैं, वो इसी चीज़ को दिखा के लिए हैं। खैर ये बस एलिगेशंस है, आई एम जस्ट स्टेटिंग द प्लेन फैक्ट्स। ओके, इसके बाद एक चीज़ और जो इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली कही गई कि इसने इस चीज़ को करंट रिजीम से भी जोड़ दिया कि किस तरीके से ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे $8 बिलियन, ये जो अडानी का ग्रुप है ये $8 बिलियन के आसपास का था। 10 सालों के अंदर अंदर ही इसने कमाई करके $260 बिलियन पे इसकी वैल्यूएशन को पहुँच गया। तो ये कितने टाइम्स हुआ है, प्लीज़ डू द मैथ। ओके, इसके जवाब में अडानी का ये रिस्पॉन्स रहा कि ये जो खबर है स्पेसिफिकली 10 साल पुरानी, क्योंकि इसमें से जो एक खबर थी वो ये थी कि 2014 में DRI की रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन, उसने एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की और वो सेबी को सबमिट की, जिसमें उन्होंने बोला कि 2014 में कि अडानी के इस पूरे ये जो चीज़ चल रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की खरीदी और फिर बिकवाली, ये चीज़ मॉरिशस के थ्रू हो रही है और इस पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बट किसी वजह से 2014 के बाद, किन वजहों से, किसी वजह से 2014 के बाद वो इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई, स्पेसिफिकली 2017 में बंद कर दी गई। और एक जो ऑफिसर जिसने क्लीन चिट दी वो इस वक्त NDTV का डायरेक्टर है, और वो जो NDTV है हम सब जानते हैं कि उसे अब अडानी ने खरीद लिया। ठीक है,
तो ये कुछ ब्रॉड फैक्ट्स थे कि जो ये OCCRP की रिपोर्ट आई है ये क्या काम करती है और ये ब्रॉडली किस तरीके से जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स के साथ जुड़ी हुई है। इन दोनों के ही ऊपर हम एक वीडियो कर सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, और ये जो रॉकफेलर ब्रदर्स हैं एक्चुअली इनके जो फाउंडिंग फादर थे जिन्होंने 1860 या 70 में इस कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया था, और ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट बिलियनर्स ऑफ अमेरिका, इवन द फर्स्ट, ही इज़ द फर्स्ट बिलियनर ऑफ अमेरिका। और वो और उनके बेटे ने फिर चैरिटी की तरफ घुसे और उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है वो इन्हीं लोगों ने फंड की $1 बिलियन उस वक्त देने के बाद। और इसके साथ कुछ एलिगेशंस इन कंपनीज़ पे भी, इस रॉकफेलर फंड पे भी है कि इजरायली डिप्लोमेट्स हैं वो लगातार ये कहते हैं कि जो भी एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म आसपास हो रहा है, पैलेस्टीनियन टेररिज्म जो हो रहा है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कि ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं उन्हें। तो खैर ये सब तो एलिगेशंस हैं, पर हाँ एक इनकी थोड़ी सी स्टोरी, एक चीज़ ये जो 2014 का ये जो रिपोर्ट थी, और ये बार बार एक बात कही जा रही है कि जब जो चीज़ इसका जवाब देते हुए अडानी ने कहा है कि ये बात जो 2014 की है तो 10 साल पुरानी बात है, बट लॉ ये नहीं कहता है। लॉ ये कहता है कि अगर आपने कानून तोड़ा है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये कानून तोड़ा गया है। सेबी की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, सेबी ने 15 दिन का और टाइम मांगा था, और माइंड यू बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सेबी जो है वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मे बी जो रिपोर्ट है वो उतनी हार्श ना आए। बट इस चीज़ को मॉनिटर बहुत सारे अलग अलग लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लॉयर्स कर रहे हैं, बहुत सारे बैंकर्स कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें से कुछ लोग ये भी हैं। तो इतना आसान होने नहीं वाला है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि सिंपली फैक्ट्स को छुपा दिया जाएगा, तो ऐसा शायद होगा नहीं। ठीक, जो लगातार लिंकेज की बात गवर्नमेंट से की गई है, कुछ फैक्ट्स और दिए गए हैं कि 2018 के बाद ये रिफॉर्म करने के बाद अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। पहले ये नहीं मिल सकता था, फिर 18 में रिफॉर्म करने के बाद ही मिलता है। दे हैव द बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट, दे आर द बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर ऑफ इंडिया, दे आर द बिगेस्ट प्राइवेट थर्मल कंपनी, they have the biggest airport, they are the biggest private airport operator, and they have the biggest private coal importer company also. Okay, so इसके अलावा जो धारावी है, जो एशिया की सबसे बड़ा स्लम है, वो भी, हालांकि वो बिडिंग के थ्रू मिला है उन्हें, पर वो भी इस वक्त अडानी के पास है। तो कहने वाले लोग, बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ इसका लिंकेज नहीं है। इस पर कितनी ज़्यादा बात कही जा सकती है। दूसरी तरफ के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट है ये टारगेटेड है, क्योंकि 25 अगस्त से बात लगातार चल रही है, और थोड़ा सा अगर इसके आसपास की कंट्रोवर्सी को समझा जाए तो इंडिया, मतलब ये मेरा व्यू पॉइंट है एज अ UPSC टीचर, और अभी तक जो फैक्ट्स थे वो मैंने बोल दिए हैं, बट एज आई टीच इकॉनमी एंड एज आई टीच इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो, तो थोड़ा सा अगर डायनेमिक्स को समझा जाए तो ये जो चीज़ है ये पूरी इस वक्त जो हो रही है, इससे पहले भी जब हुआ था तब सेबी की जब रिपोर्ट आने वाली थी उससे पहले अडानी के लिए एक और बैड न्यूज़ आई थी, और उसके बाद थोड़े से शेयर्स नीचे की तरफ डाउन हुए थे। इसके अलावा ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों ज़्यादा कंसर्निंग है, क्यों कंसर्निंग क्या है, क्यों इसका टाइम जो है वो सस्पिशियस है, क्योंकि अभी ब्रिक्स समिट हुआ है और उसके तुरंत बाद G20 का समिट है, जब हम पूरी दुनिया को इंडिया में आमंत्रित किया है हमने, और 20 मतलब दुनिया के सबसे बड़े देश के नेता यहाँ पे आएंगे। ठीक, तो वो जब आ रहे हैं और उसके बीच में जब ये हो रहा है तो थोड़ा सा इंडिया की साख पे बट्टा तो है ही। इसी के साथ साथ इंडिया जो अपनी बाकी चीज़ें करना चाह रहा है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में UPI करना चाह रहा है, चाहे जो डॉलराइजेशन करना चाह रहा है, चाहे जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन करके ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की मोनोपोली है उसको ख़त्म करना चाह रहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, तो वो करने के लिए चाहे US हो या चाहे US बैक्ड ये फंड्स हों, अब ये किस में कितना सच है या क्या है ये आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट इट्स जस्ट अ थ्योरी कि कोई भी इतनी आसानी से अपनी मोनोपोली को शायद जाने ना दे, और इसीलिए टाइमिंग देख के ये चीज़ की जा रही है कि शायद ऐसा हो। और इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं उसका जवाब तो ग्रुप को देना ही पड़ेगा कि क्यों 75% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ऐसा कैसे है कि नासिर अली शबन, इनका जो सिंगापुर का एड्रेस है, और जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं विनोद अडानी, उनका सिंगापुर का जो एड्रेस है वो एकदम सेम है।
अडानी ने अपनी जो रिपोर्ट्स दी हैं, जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, उसमें उन्होंने इनके साथ कोई भी अपना लिंकेज को डिनाई नहीं किया है। ठीक है, ब्रॉडली बात ये है कि ये रिसाइकल्ड एलिगेशंस हैं और ये 10 साल पुराने हैं, और मार्केट शायद इस चीज़ को अच्छी तरीके से ना ले, क्योंकि वही कानून तो कानून है, और वो ये नहीं देखेगा कि इतने साल पहले अगर कुछ ख़राब हुआ है तो वो ठीक है जाने दिया जाए, नहीं, उसके ऊपर एक्शन होगा। खैर, ये ब्रॉडली ये चीज़ थी, ये फैक्ट्स थे, दोनों तरफ के फैक्ट्स थे। हमने थोड़ा सा इसे जल्दी कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा कोई रॉकफेलर ब्रदर्स या जॉर्ज सोरस के बारे में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट इन द अदर वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।